नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए या कहें बीजेपी को मात देने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे इसकी सहयोगी पार्टियों की चिंता जो है वो कम नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इंडिया गठबंधन से नाराजगी के बीच नीतीश कुमार की पार्टी ने 2 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से रोहित आंगुंग और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अच्छा, इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि जेडीयू ने दरभंगा से संजय झा, मुंगेर से अपने पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को भी टिकट देने का फैसला कर लिया है। जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट घोषित किए जाना इस बात का संकेत दे रहा है पार्टी के इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के साथ मतभेद अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी का नतीजा है कि इनके बीच ना तो आपस में गठबंधन हुआ, ना ही संयोजक के नाम का अब तक ऐलान हुआ। ऐसे में सीट शेयरिंग और साझा उम्मीदवारों का चयन ये तो बहुत दूर की बात है। उधर दूसरी तरफ इंडिया की चुनौतियों से दूर 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। कहा जा सकता है इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर तगड़ा पेच है। सवाल है, क्या इसे नीतीश कुमार सुलझाएंगे या अभी उलझने और बढ़ने वाली हैं? इन सभी सवालों पर आज के शो में करेंगे सवाल जवाब, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम इतना ही कहेंगे नीतीश जी के बारे में कि टाइगर अभी जिंदा है, एक टाइगर को भी रोड कर देंगे। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे और थमा दिया झुंझुना। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक हैं, उसके विचार के संयोजक हैं और उन्हीं के प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है। आरजेडी के लोग और उनके ही पार्टी के कुछ लोग जो बीजेपी से अलग करा दिए थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमको हसीन सपना दिखाया गया था। नीतीश जी को कुछ मिलने वाला है नहीं हूँ और नीतीश जी का बिहार में ऐसे भी सारा जनाधार समाप्त हो चुका है। पूरा देश के लोगों को विश्वास है, नेता का जो काम बिहार के अंदर बोला है, लोगों ने काम को देखा है, काम करने का तौर तरीका देखा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में परिवर्तन होने जा रहा है। लोग बौखलाया हुआ है, लोग काफ़ी परेशान लोग हैं। तो घमंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद से हम लोग हटा दें, क्योंकि बहुत लोग हैं वहाँ पर जो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, चाहे ममता जी का हो, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे उद्धव जी का हो या फिर हमारे नीतीश जी का हो। संयोजक को लेके क्या चर्चा हो पाई, क्योंकि हालांकि उद्धव ठाकरे से सब कुछ बात हो पाई है, बात चल रहे हैं, हो जाएगा 1-2 दिन में। भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। राहुल गांधी आज नेहरू खानदान लड़ा ये जितिया कोनो एरिया जब मानु फुटब फुट खाब भिड़ हम चमक हम मानु हिरो निचिना चाब गई एक बार चाई लो भूत निकी। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान गुट के हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे आज के शो में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आलोक जी आपके साथ करने जा रही हूँ। सर, ये जो पेच है सीट बंटवारे का गठबंधन के लिए, यही सबसे टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई टेढ़ी खीर है। कल ही खड़गे साहब के घर पर जिस तरह से तमाम चर्चाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से वक्तव्य हमारे सीनियर लीडर ने दिया,
कि तमाम लोगों के साथ, जो भी हमारे इंडिया के गठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर ये डिसीजन होगा। अब जेडीयू ने किया है नहीं किया है, आधिकारिक तौर पर अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ नहीं, इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से अभी चर्चा का विषय है। लेकिन ज़रूर अभी तो राम मंदिर में कई दिन है, तो इंडिया गठबंधन के ऊपर तो चर्चा बनती है। फिर नहीं ठीक है, वो मोदी जी कैसे देश को चला रहे हैं, एक सेकंड उस सब पर आप आ जाइएगा, पहले जो आज की डिबेट है उसी पर ले लेते हैं। चाइना के ऊपर इतनी बड़ी न्यूज आई सर, वो सर नहीं 24 का चुनाव आपको लड़ना है, देश की सियासत को लेकर अगर हम चर्चा करें तो उस पर आप आपत्ति जता रहे हैं सर। अब सर मेरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है सर, नहीं मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है सर सवाल पूछने का। नहीं आप जिस प्यार से तंज कर रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे भी समझ में आ रहा है, मेरे दर्शक को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत सर, अब मेरे शो में कम से कम मेरे पास इतनी लिबर्टी तो होगी ना कि मेरे पास ये हक रहे कि मैं कब चाहूं तो किसी गेस्ट को रोक दूं और कब दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊं। आपके सहयोगी हैं सर इंडिया गठबंधन के, राजीव रंजन जी, उनके पास चलने दीजिए मुझे। और राजीव रंजन जी से जरा ये समझ लेते हैं, राजीव जी ये बताइए, डिसीजन होगा ये कह रहे हैं यहाँ पर अजय आलोक, और वहां दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी है, माफ कीजिएगा आलोक शर्मा जी ने कहा है कि डिसीजन होगा अभी, और आपकी पार्टी वो तो सर पहले ही अनाउंस कर रही है। चल क्या रहा है, अनाउंस किया है आप लोगों ने सर अरुणाचल के लिए, सीतामढ़ी के लिए, क्लियर कीजिए अपने उम्मीदवार का नाम। रोमाना जी, अरुणाचल के लिए आधिकारिक घोषणा हुई है, वही तो, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। हाँ जी, नीतीश कुमार जी ने पहले भी 450 सीटों पर सीधी लड़ाई की बात कही, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देश में 543 सीटें हैं, अरुणाचल की सीट 450 के बाहर की मान लीजिए। अरुणाचल में हम विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं सर। सीतामढ़ी बड़ी संख्या में हमारे एमएलए सर, बिहार की सीतामढ़ी सीट भारतीय जनता पार्टी ने उनका दल बदल करा लिया। देखिए, आधिकारिक घोषणा तो एक साथ सबकी होगी, लेकिन निसंदेह हमें ये पता है कि बिहार में हम किन सीटों पर लड़ेंगे, और बिहार के गठबंधन में किसी भी तरीके का असमंजस का भाव नहीं है। अनौपचारिक वार्ताओं के दौरान पार्टियों को ये पता है कि उन्हें कौन सी सीट पर कहाँ लड़ना है, और इसीलिए ये संकेत कई बार दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, अब 100 दिन बचे हैं, आप जाकर के अपने क्षेत्र में काम कीजिए। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए, इसलिए कि बिहार में गठबंधन को लेकर किसी के भी सुर अलग नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो। नहीं सर, ये तो आप कह रहे हैं ना कि सुर अलग नहीं है। बात यह है कि आपकी तरफ से, आरजेडी की तरफ से तो 17 सीट पर लड़ने की बात कही जा रही है ना, मतलब 17 सीट पर अपनी पुरानी साथी बीजेपी के साथ जब आप लोग थे तो यही फॉर्मूला होता था, आप लोग 17 सीट पर लड़ते थे। तो अब अगर आरजेडी और जेडीयू 17 सीट पर लड़ेगी तो बढ़िया है, बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी, तो मतलब वो बाकी जो 6 सीटें बचेंगी उसी में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को एडजस्ट करना होगा। यही फॉर्मूला तय पाया है ना राजीव रंजन जी बिहार के लिए? नहीं, सीटों की संख्या पर आधिकारिक ऐलान जब तक नहीं होगा तो फिर इस तरह के अनुमान जो भी हैं, इस तरह के जो कयास हैं, उस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, उनके बीच अनौपचारिक बातचीत हो रही है, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा और सीटें संभावित किसके हिस्से में क्या होंगी। तो इसके आधार पर जो बात आप कह रहे हैं उससे कोई एक बात उभर कर नहीं आती है, मतलब अपनी मर्जी से कहीं कहीं पर आप लोग उम्मीदवार के नाम का ऐलान तक कर दे रहे हैं, और जब मैं सीटों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ संख्या पर तो कह रहे हैं आप अभी ये तय नहीं पाया गया है, इसीलिए तो सर कंफ्यूजन है ना जी। मैंने तो वही, इसी वजह से कंफ्यूजन आपसे मैंने 30, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, कंफ्यूजन अगर होता तो आरजेडी की ओर से ये बातें कही जाएंगी, ये बात लेफ्ट के तरफ से कही जाएगी, या बिहार के कांग्रेस के नेताओं की ओर से कही जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा अलायंस है, हम किन सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उन्हें उनसे तो पूछ लीजिए कि उनके तथाकथित जो 38 दलों का गठबंधन है, क्या उसकी कभी कोई बैठक होगी, कभी वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उनका कोई कन्वेनर बनेगा? जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उनके यहाँ तो अनेक नेताओं को संकेत दे दिए गए और वो अपने अपने तरीके से वो लग गए अपने अपने क्षेत्र में। इसीलिए अरुणाचल की स्थिति पूरी तरह से दूसरी है। 450 मैं जवाब ले लेती हूँ सर,
अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक, सुना आपने राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करेगी। मैं तो फिलहाल इतना ही समझ पा रही हूं कि इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसको देखकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करेगी। अब कुछ और करेगी तो जानते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, मुझे एक शिकायत है भाई, जी। 303 वाले दल हम हैं, हमारा गठबंधन टारगेट कर रहा है 350 प्लस इस बार, और मीडिया है, आप लोग हैं, किसी की नज़र हमसे नहीं उलझती है, सबकी नज़रें इंडिया में ही उलझी हुई हैं और इंडिया वालों की नज़र आपस में उलझी हुई है, किसी की नज़र सीधी ही नहीं हुई। तो ये नज़र का उलझना देख के मुझे एक गाना याद आ गया, इशकिया पिक्चर का एक गाना था ना, वो ऐसी उलझी नज़र मेरी हटती नहीं, दांत से रेशम की डोर कटती नहीं, उम्र कब से बदल के सफ़ेद हो गई, काली बदरी जवानी की तैर हो गई। अब आगे का सुनिए, ये लाइन बहुत अच्छा है। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है मुझ तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। इनके पास बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, बाल भी सफ़ेद हो गए, रंगत भी इन्हीं की उड़ती है, धड़कन भी इन्हीं की बढ़ती है, डर भी इनको लगता है। तो भाजपा क्या करे भाई, हमें कुछ नहीं मतलब है। और राजीव जी को तो मैं याद दिला देता हूँ, ललन सिंह इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के पहले एक साक्षात्कार उन्होंने साफ बोला कि हमारा गठबंधन किसी से नहीं है, हमारा गठबंधन सिर्फ राजद से है। राजद को तय करना है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट को कैसे करे, ये काम हमारा नहीं है, हमारा गठबंधन और हमारा बंटवारा राजद से होगा। तो साफ है, 20-20 जेडीयू, 20 राजद लड़ेगी, राजद उसमें से कांग्रेस और लेफ्ट को एडजस्ट करेगी, जो करना ये करें। सर फुटा हुआ उनका है भाई, हमारे यहाँ कहाँ दिक्कत है। राजीव जी बोल रहे थे हमारे यहाँ बहुत नेता है, कब संयोजक बनेंगे, क्या जरूरत है एनडीए में संयोजक की भाई। एनडीए में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है जिसके नेतृत्व में पूरा एनडीए चुनाव लड़ेगा, हमें जरूरत नहीं है अनुयोजक संयोजक की। वो लोग आपस में आप लोग अपना सर फुटबॉल के लिए संयोजक बनाइए, नहीं बनाइए, उससे हमारा क्या लेना देना है। हम ना 3 में ना 13 में, ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिफाइंड है, जो कि देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, मैं मुन्ना जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से डॉक्टर अजय, धड़कन बढ़ाते रहिए, डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड, मैं एक बार फिर से जरा आलोक शर्मा जी के पास इस चर्चा को लेकर चलूंगी। और आलोक शर्मा जी, अब ये मत कहिएगा कि बीजेपी इसीलिए मजे ले रही है क्योंकि रोमाना जी आप चर्चा करा रही हैं। मतलब अगर मैं चर्चा भी नहीं कराऊंगी सर, तो भी ये लोग कहीं और बैठकर मजे ले लेंगे, लेकिन ये मजे जरूर ले रहे हैं इंडिया गठबंधन की हालत पर। तो अब ये इंडिया गठबंधन इस हाल में क्यों है कि बीजेपी को ये मौका मिल रहा है, इस पर तो सर मंथन आप ही को करना होगा। आइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है 2 चीजें सामने आई। एक तो मजे लेने वाली बात, ये तो वो लोग हैं जो मणिपुर पे भी मजे लेते रहते हैं, मणिपुर पर चर्चा में भी हंसते रहते हैं खिलखिला के, तो इनकी तो आदत है मजे लेने के। देश का दुर्भाग्य है कि एक मजे लेने वाली सरकार बैठी हुई है। लेकिन आज अजय आलोक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि तमाम मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन की ही बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मतलब वो जो अडानी की पुलिस वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल में लाखों आदिवासी इकट्ठे हुए, किसी मीडिया के साथी ने नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि आज एक आदिवासी महिला को किस तरह से पीटा गया वहाँ पर। चाइना के ऊपर इतनी बड़ी खबर आई लेकिन नहीं दी। देखिए, अजय आलोक जी ने आज बिल्कुल सच बोल दिया है। मणिपुर में 8 महीने से जल रहा है, लेकिन तमाम मीडिया के साथी हवाई जहाज में बैठ के वहाँ हमास दिखाने तो चले गए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 3 राज्यों के हिंदू मुसलमान करने का एजेंडा पूरा हुआ, सारे मीडिया के साथी वापस आ गए। वहाँ इजराइल में उछल के रिपोर्टिंग कर रहे थे। बड़े भाई मणिपुर भी चले जाते कुछ लोग, मणिपुर से भी कुछ लोग अच्छी रिपोर्टिंग कर ले जाते। वहाँ तो एक महीने तक, वहाँ तो एक महीने तक अडानी की पुलिस का जब आप जिक्र कर रोमाना जी महीनों तक इंटरनेट बंद था। वो अडानी के बेटे की तस्वीर के भी तो जिक्र कीजिए ना, जो मीडिया ने दिखाई उसका भी तो जिक्र कर देते ना। वो तेलंगाना में सर कांग्रेस पार्टी की शायद सरकार है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। रेवंत रेड्डी साहब गुलदस्ते के साथ अडानी के ही बेटे के साथ खड़े हुए थे सर, फोटो फ्रेम में, एक ही फ्रेम था सर अडानी की, क्योंकि आपने बात की ना सर। और वही अडानी जिनको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सेबी की जांच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हालांकि मेरा मुद्दा ये नहीं है और इसीलिए मैं मुद्दे से भटकने भी नहीं दूंगी डिबेट को। मैं फिर से अपनी डिबेट पर आऊंगी क्योंकि ये मेरा शो है और मैं तय करूंगी कि किस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। ऐसे में सीधे अब आपको लेकर चलती हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल खान साहब मौजूद हैं इस वक्त, और आदिल से जरा जान लेते हैं। आदिल, क्या तय करने जा रहे हैं आप लोग? पंजाब में साथ में लड़ेंगे कांग्रेस की या अलग अलग? आमने सामने की फ्रेंडली फाइट पंजाब में होने वाली है और इस पर
दिल्ली के सीट शेयरिंग पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? देखिए रोमाना जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है और इंडिया अलायंस के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि हम पूरे अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि कहां लड़ेंगे कहां नहीं लड़ेंगे। हम पूरे देश में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गाना सुना रहे थे, सत्ता में बैठकर सत्ता के लोग गाना सुना रहे हैं, तभी तो इस देश के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तभी यह देश महंगाई से जूझ रहा है, तभी इस देश के महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है और तो किसान के ट्रक ड्राइवर तक के परेशान घूम रहे हैं। तो जो सत्ता में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जुमले बोलकर आए थे, आज वो इस तरीके से अहंकार में चूर हैं कि वो गाना सुना रहे हैं चैनल पर बैठकर। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है रोमाना जी? आदिल भाई, और रही बात इंडिया अलायंस की, और आदिल भाई एक सेकंड सुनिए तो, क्योंकि आप गाना सुनकर इतना नाराज हो गए, मैं बस ये याद दिलाना चाह रही थी कि वो दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ था और वहां पर बाकायदा भरी सभा में मतलब सबको गाना गवाया गया था। खुद किन्होंने गाना गाया था? केजरीवाल साहब ने गाना गाया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गाना था इंसान का इंसान से वो भाईचारा। मतलब गाने पर इतनी तिलमिलाहट, सत्ता में है तो मतलब गाना नहीं गा सकते? नहीं गाने मतलब गाने को लेकर आपकी नाराजगी, आपके मुख्यमंत्री भी गाना गा चुके हैं ना? हाँ। देखिए हमारी नाराजगी, हमारी कोई नाराजगी नहीं है रोमाना जी। देखिए हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम तो बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि 9 साल पहले आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 18 करोड़ रोजगार कहां है? आपने 350 रुपए में गैस के सिलेंडर का देने का वादा किया था, वो कहां है? 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे, वो कहां है? आप महिला सम्मान की बात करते क्यों नहीं मिला? आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की क्यों नहीं हुआ? के लिए सीट शेयरिंग में दिल बड़ा दिखाएंगे ना, मतलब क्योंकि तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में वहां पर तो दोनों की तरफ से कहा जा रहा है 13 सीटों पर हमारा क्लेम, 13 सीटों पर हमारा क्लेम। अब इतने बड़े सवाल हैं और ये सवाल आप बता रहे हैं जनता के सवाल हैं, इन सवालों को आप उठाना चाहते हैं तो फिर तो बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि 2019 वाला फॉर्मूला जो सीटों का कांग्रेस चाहती है उस लिहाज से आपको पंजाब में कांग्रेस को बड़ा भाई मानना चाहिए। मानेंगे ना आदिल जी? दिल्ली में भी पंजाब में भी कांग्रेस को बड़ा भाई। देखिए हम आम आदमी पार्टी, ये राज्यों का चुनाव नहीं है, हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है। और मुझे लगता है कि हमारी सारी सीट शेयरिंग होंगी और आपको पता चल जाएगा, पूरे देश को पता चल जाएगा। कम से कम एक बार उनसे भी तो पूछिए जो 40 दलों का गठबंधन लेकर घूम रहे हैं, वो अपने यहाँ कैसे सीट शेयरिंग करेंगे, उनसे भी एक बार फार्मूला पूछ लीजिए। हम तो चर्चा भी कर रहे हैं, हम तो बात भी कर रहे हैं। उनके यहाँ तो जो गठबंधन के साथी हैं, उनके यहाँ तो जो गठबंधन के साथी हैं वहां से कोई दावे ही नहीं निकल कर आ रहे। तो मैं सवाल क्या करूं? आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, जेडीयू से मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, टीएमसी के नेता को भी हमने बुलाया था, हम तो उनसे भी सवाल पूछना चाह रहे थे, क्योंकि वो दावे ऐसे कर रहे हैं ना। आप देखिए बंगाल को लेकर अधीर रंजन चौधरी है, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, उन्होंने ही कह दिया कि साहब दया थोड़ी कर रही है ममता बनर्जी। टीएमसी कह रही थी 2 सीट दे देंगे कांग्रेस को, कह रही 2 सीट से हमारा काम नहीं चलने वाला। मतलब अब इस तरीके के जब बयान आते हैं तो फिर चर्चा करनी पड़ती है ना। खैर कोई बात नहीं सर, मैं मुन्ना जी का रुख कर लेती हूँ और आप जो सवाल पूछ रहे हैं पूछ लेती हूँ मुन्ना जी से। मुन्ना जी, सीटों को लेकर आपके यहाँ एनडीए में कंफ्यूजन है क्या? आप क्या दावेदारी रखने वाले हैं बीजेपी के सामने? ये सवाल है यहाँ पर जो बाकी मेहमान हैं उनकी तरफ से, इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं। आइए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि बड़ा ये कथित गठबंधन हम लोगों का है। अरे हम लोगों का गठबंधन बहुत ही व्यवस्थित है। हम लोग यहाँ तो एनडीए गठबंधन के प्रवक्ताओं की भी बैठक हो चुकी है, इसलिए हमारी चिंता न करें। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मजा ले रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। अरे हम लोग मजा नहीं ले रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें देशवासी भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं। और आप लोग तो मजा लेने वाले नहीं है, आप लोग तो सजा वाले लोग हैं। आप लोग एक एक करके सजा लीजिए। आम आदमी पार्टी के लोगों को मैं सुन रहा, प्रवक्ता को सुन रहा हूँ। पहले तो सुना था कि दारू में घोटाला किया, कल से पता चला कि दवा में, तो दवा दारू दोनों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। और बात ये कर रहे हैं अपनी गठबंधन की। आश्चर्य मुझे होता है ना कि 43 सीट मात्र है। इनके बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा, माना जी उनका बयान मैं सुन रहा था, अशोक चौधरी जी का, कि टाइगर अभी जिंदा है। ये नहीं कहा कि टाइगर बूढ़ा हो गया है, टाइगर के दांत नहीं है, या टाइगर जिद्दी है।
जिंदा है का मतलब क्या हुआ कि गठबंधन में जो भी बोले हमारी बात सुनो, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मुझे बनाओ। तो इससे साफ झलकता है कि इंडिया गठबंधन कितना एक है। और आपने अभी ठीक बोला कि बिहार में सीतामढ़ी से भी इन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया है, अरुणाचल में भी कैंडिडेट दे दिया है। तो एक तरह से हर एक ये तो अपना बढ़त बना के चल रहे हैं कि या तो मुझे मानो मैं तो अकेले जाऊंगा। और बंगाल में भी यही हो रहा है कि मुझे मानो नहीं तो मैं अकेले जाऊंगा। कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी, ये आम आदमी पार्टी ने बोला है। तो इन लोगों का एक एक वक्तव्य को उठा के देख लीजिए ना, इसमें हम लोगों को परेशान होने की जरूरत तो है नहीं। और खास करके बिहार के नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यू को तो पहले अपने में एका करने की जरूरत है। अपने गठबंधन को ही ये समेट ले तो हम समझेंगे कि इंडी गठबंधन समटा गया। अभी तो करनी पड़ रही है। इतना मौका दिया मैंने आपको बोलने का सर। वैसे पलटकर आपसे कोई भी साथी ये पूछ लेगा अभी इस पैनल में जो मौजूद है कि आप इतना गठबंधन, इतना साथ आने की बात कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये मामला बिहार का है कि मामला चाचा भतीजे का है? तो बताइए। चाचा भी पार्टियां अलग अलग है ना, यहाँ दिल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? चाचा भतीजे के दिल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? पशुपति पारस भी सर बड़ी दावेदारी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। सीट तो सर वही है जिसको लेकर दावेदारी की जा रही है। मैंने समझ लिया, आप सुन तो लीजिए। हाँ जी। चाचा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनकी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भतीजा भी उनके साथ उनकी नीतियों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चाचा, यहाँ के जो भतीजा है तेजस्वी जी, वो चाचा को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास नहीं। छोड़िए सर वो वाला चाचा भतीजा छोड़िए, फिलहाल मैं आपकी पार्टी वाला भतीजा और दूसरी पार्टी वाले चाचा की बात कर रही थी। उस पर आगे आएंगे, जवाब ले लेंगे हम राजीव जी से। वो आपने टाइगर अभी जिंदा है वाली बात जो कही है, लेकिन पहले विजय त्रिवेदी जी का रुख करते हैं और जरा जानते हैं विजय जी से, ये इंडिया गठबंधन जिस तरीके के विरोधाभासी बयान अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग बयान देंगे, लेकिन सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अब 24 का चुनाव, उसके लिए समय कहां बाकी है? अगर अभी भी ऐसे बोल सामने आएंगे तो फिर जनता में क्या परसेप्शन लेकर इंडिया गठबंधन वाले जाएंगे? इसकी चिंता तो गठबंधन को करनी चाहिए ना सर, अगर 24 चुनाव में चुनौती देनी है एनडीए को। बिल्कुल रोमाना जी, आपने बहुत ठीक बात पर और ठीक जगह पर इस बात को पकड़ा है। अक्सर मैंने देखा, मैं बहुत पिछले 30 साल में 35 साल में कई गठबंधन सरकारें देखी। गठबंधन सरकारें या गठबंधन जो भी होते हैं राजनीतिक दलों के, वो सीट शेयरिंग से कोई जो मामला है एक आध सीट का इधर उधर होने का, उससे कभी नहीं टूटते। वो अक्सर टूटते हैं ईगो की लड़ाई में, अहंकार की लड़ाई में, और उसकी बड़ी वजह होती है बयान। बयान जो है ना, वो गठबंधनों को हमेशा शक्ल करते हैं, तोड़ने में भी भूमिका निभाते हैं। तो ज्यादातर राजनीतिक दलों को जो गठबंधन में साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती तो तभी होती है ना जब आप थोड़ा सा मिठास के साथ बात करें। सही। दिन भर आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे तो कैसी मिठास होगी, कैसे गले मिलेंगे? और हम कहते हैं कि हाथ मिलाने से काम नहीं चलता ना, दिल मिलना भी जरूरी है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कांग्रेस के साथ कि वहां पर खासतौर से राजस्थान में कि मतभेद जो है ना, मनभेद तक पहुंच गए थे। नहीं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब नहीं थी वहां पे। अब गठबंधन में ये ध्यान रखना कि अभी मतभेद पर चल रहे हैं, ये मनभेद तक ना पहुंच जाए, या कम से कम कोशिश करें कि मतभेद भी कम से कम हो। वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीट शेयरिंग का हो रहा है, मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, तो वो हो जाएगा। अभी गठबंधन ने मेरे ख्याल से तय किया है कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़े करें। तो फर्स्ट प्रोसेस में यह भी होता है कि हर सीट कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा कि उनका भी एक उम्मीदवार हो। हर पार्टी का एक उम्मीदवार भी अभी फर्स्ट प्रोसेस में चल सकता है, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि हर सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करने की जो इशू है उस पर तैयारी चल रही होगी और वो काम करेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इशू है, यदि इसको आप मिठास के साथ सॉर्ट आउट करेंगे तो थोड़ा आसानी से होगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि कोई संयोजक या कोई बड़ा लीडर रहे। सर मैं इधर ही लेकर जाना चाह रही थी बात को। अच्छा हुआ आप संयोजक की बात पर आ गए। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि राजीव रंजन जी जब बात रखते हैं तो कई बार वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी मतलब बिल्कुल एक बौद्धिक स्तर पर बात रखते हैं। ऐसे में राजीव रंजन जी अगर न्यूट्रल तौर पर भी आप देखें, वैसे तो आप जेडीयू के सिपे सालार हैं सर, नीतीश कुमार के सिपे सालार हैं, जिस तरीके की मेहनत नीतीश कुमार की तरफ से की गई इस गठबंधन को मूर्त रूप देने के लिए, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। और जो पहले दिन से सुगबुगाहट थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, साहब गठबंधन के हित में होगा, आज तक औपचारिक तौर पर वो हो नहीं पाया, अभी भी सुगबुगाहट ही है। ये अच्छा है सर, गठबंधन के हित में है ये या नहीं? आपका एनालिसिस। देखिए मुझे ऐसा लगता है किसी तार्किक परिणति पर इंडिया कई सवालों को
पर पहुंचने वाला है और कई ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, मुझे कई बार ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर प्रेस के साथ बातचीत में, चाहे वो कन्वीनरशिप का सवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का सवाल हो, उन्होंने खुद को किसी भी पद के लिए पद की दौड़ से अलग बताया और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो किसी भी पद के आकांक्षी नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया अलायंस को आगे जाना है। सीट शेयरिंग में विजय त्रिवेदी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, इसलिए कि देखिए इसे ये सरकाजम नहीं है जी। अजय आलोक ने खुद भी स्वीकारा है कि उनके यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो फिर ये कन्वेनर क्या होता है। उन्होंने संयोजक आयोजक जैसे अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया। एक संगठन के महत्वपूर्ण पद की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। वैसे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी एनडीए के कन्वेनर रहे हैं, उस समय अजय आलोक जी वहाँ नहीं थे। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि इनके अलायंस में आपने वो सवाल खड़ा कर दिया, मैं केवल दोहरा रहा हूँ जी कि जिस तरह से हम लोगों के यहाँ के सीटों को लेकर के बातचीत होती है, यदि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, न उम्मीदवार ने कोई दावा किया, लेकिन इनके यहाँ तो बाजाबता पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी ने तो खुल करके वहाँ कार्यक्रमों में कहा कि यहाँ हम ही लड़ेंगे। ठीक है। इस पर अजय आलोक जी सीट शेयरिंग के पहले अब ये कह सकते हैं हमारे यहाँ सीट शेयरिंग क्या होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जी पुतलों का ये समूह है, जिस पुतले को जो तख्ती बांध देंगे वो कर लेगा। ठीक है। 24 चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और सीट शेयरिंग का पेच अभी सुलझ नहीं पा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश सुलझाएंगे क्या झगड़े को? संयोजक अगर बन जाएंगे तो क्या आसानी से सुलझ पाएगा ये झगड़ा? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक, जो बात राजीव जी कह रहे थे, संयोजक वयोजक जैसे शब्द का आपने जो इस्तेमाल कर दिया, और साथ ही जो कहा जा रहा है कि साहब एलजेपी का ही हाल देख लीजिए ना, वहां तो बाकायदा सीट का नाम लेकर उस पर दावेदारी की जा रही है, तो चार बर्तन होंगे, खड़केंगे ही। आपके यहाँ भी खड़क रहे हैं, इधर भी खड़क रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई खड़क उड़क कुछ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ कोई खड़क सिंह नहीं है कि खड़केंगे बर्तन। पहली बात तो ये। दूसरा, संयोजक वंयोजक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संयोजक की तब जरूरत पड़ती है जब डाइवर्स विचारधारा, जिसकी कोई विचारधारा नहीं हो, वो जबरदस्ती एक जगह पर बैठ जाए कि एक व्यक्ति को हराना है, एक पार्टी को हराना है। भले हम उत्तर सोचते हो, हमें दूसरे दक्षिण सोचते हो, लेकिन साथ में आके बैठ गए कि भैया इसको हटाओ नहीं तो मिट जाएंगे। वहाँ संयोजक की जरूरत पड़ती है। एनडीए में जब जॉर्ज साहब संयोजक बने थे 96 में, तो 96 से लेकर 98 तक, जब तक सब एनडीए सत्ता में नहीं आई, जॉर्ज साहब की भूमिका थी सब दलों को जुटाने में। एक बार जब सत्ता में एनडीए में सत्ता आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी 98 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर 99 में बने, 2004 तक बने, कोई संयोजक की भूमिका नहीं थी। इसलिए मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि 2004 में जॉर्ज साहब नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बने। क्या ये किसी से छुपा हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को फरवरी के चुनाव हारने के बाद 2005 के बाद उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। क्या संयोजक की भूमिका थी? जब नेता डिफाइंड हो जाता है तो संयोजक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा था संयोजक वंयोजक, क्योंकि इनका नेता डिफाइंड नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई नेता ही नहीं है। देश इनसे मुक्ति चाहता है। 10 सेकंड, हाँ जी, जल्दी से मैं 10 सेकंड में और खत्म करूंगा। देश बस देश इनसे मुक्ति चाहता है क्योंकि लॉलेसनेस की इंतहा हो गई है। अभी मीडिया कह रहे थे कि मीडिया की स्वतंत्रता ये वो है। इनके यहाँ मीडिया का हाल जानती है? झारखंड में रांची में एक व्यक्ति जो शराब माफिया है, जमीन माफिया है, भू माफिया है, जेल में बंद है, वो एफआईआर करता है पत्रकारों पे, संपादकों पे, और जेल से उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है और अखबार के संपादक और रिपोर्टर्स पे कार्रवाई होती है। ये लॉलेसनेस। बंगाल की घटना आप देख ही रही हैं। ईडी की टीम गई और वहां पे गुंडों ने हमला कर दिया। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय, मैं माफ कीजिएगा आलोक जी का रुख कर रही हूँ, नामों को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है मुझे आज, माफ कीजिएगा। आलोक सर आपके पास आ रही हूँ। जो बात डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे कि साहब नेता है नहीं, सर देखिए नीति को भी लेकर ये लोग आपको घेर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका इन्होंने अभी जिक्र कर दिया, वो अब तक तय नहीं हो पाया। और तो और सर, लोगों एक कॉमन नारा, इसकी उम्मीद की जा रही थी पिछली बैठकों में, वो भी अब तक नहीं निकल कर आ पाया है। आलोक सर, टाइम है कहाँ? 24 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है। क्या अभी कोई डेडलाइन तय किया आप लोगों ने अपने लिए? एनडीए ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रख दिया क्या? मैं तो वैसे पूछ रहा हूं, मतलब मुझे हो सकता है ना पता चला हो।
वो तो कह रहे हैं ना कि सवाल नीति विपक्ष हमारी से ही एक होंगे। है, भाई 9.5 हमारे यहाँ साल से कोई अब अलग पौने अलग 10 साल नीतियां से है नहीं। सरकार मोदी पे। सरकार की नीतियों पर वो सब सहमत हैं, वो तो यही कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण की तो उनकी मतलब इस नीति है, बार उस पर आगे बढ़ना। मैनिफेस्टो नहीं आएगा इस बार? नहीं रोमाना जी, मैनिफेस्टो नहीं आएगा, केवल मैनिफेस्टो 10-12 अलग है पेज सर, पे मोदी जी का अलग अलग फोटो दल छाप जब के एक देश में साथ भेज साथ देंगे। आ रहे हैं तो उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके लिए साथ आए कॉमन उसका फर्क मिनिमम होगा ना। प्रोग्राम हो, मैनिफेस्टो हो, एजेंडा हो, अच्छा। संकल्प पत्र हो, सब नाम अलग अलग हो सकते हैं रोमाना जी। सही समय पर सब चीजें आएंगी। अच्छा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आएगा। और जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था तो पहले पेज पे ही 6ठा पॉइंट लिखा था, धारा 370 को मजबूत करेंगे। ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आएगा, ढंग का आएगा कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वैसा नहीं आएगा। मुझे लगता है उन सवालों का अभी समय नहीं है। आज सवालों का समय केवल ये है। अब वैसे तो ईडी सीबीआई काफ़ी एक्टिवेट हो गई है, वो अपना काम कर ही रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है रोमाना जी कि जिस तरह के देश के हालात हैं उन पर सवाल उठने चाहिए। उसने वहाँ पर ये कह दिया, उसने यहाँ पर कह दिया, इन्हीं चीज़ों से क्या विपक्ष देश को चला रहा है? क्या विपक्ष के लीडर ने ऐसा बोल दिया, वहाँ पर उसने ऐसा कर दिया? मुझे लगता है कि आज 9.5 पौने 10 साल हो गए, अगर बीजेपी के तमाम नेता अपने ही भाषण सुन लेंगे तो लज्जा आएगी उनको। मोदी जी ने कौन कौन से भाषण दिए थे? कई लोग यहाँ टैक्स पेयर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स वाले। विजय जी का भी टैक्स कटता होगा ज़रूर, हम भी कटवाते हैं। रोमाना जी आपका भी कटता होगा। उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। मतलब क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आप लोग आए हैं, और सवाल आज भी विपक्ष से ही है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि मोदी कई वादे भी अपने पूरे किए ना सर। मैनिफेस्टो में उनके राम मंदिर निर्माण का वादा था सर, वो राम मंदिर बन रहा है। 2014 का और 19 के उनके मैनिफेस्टो में सर अनुच्छेद 370 हटाने की बात थी, वो अनुच्छेद 370 हट गया सर। वो अपने इन वादों को भी गिनाते हैं, उसको आप दरकिनार कर देते हैं सर। आप वही बातें गिनाते हैं जो आपको सूट करती है। दोनों ठीक है चीजों पे सर, आपसे सवाल पूछ रहा मैं हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर पहला सवाल ही राम नहीं पूछ मंदिर रही हूं मोदी सर जी ने आपसे। बना दिया, बीजेपी ने बना दिया, वो तो पक्षकार भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया राम मंदिर के मुद्दे पर। भाई साहब और आप राम भी मंदिर ये के जानते मुद्दे हैं पर कि राम जितना मंदिर का U-turn मुद्दा बीजेपी ने बीजेपी लिया, के इतना तो किसी मैनिफेस्टो ने में भी रहा नहीं है, 1989 से रहा है। राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी इकलौती देश की पार्टी रही है नॉर्थ इंडिया की, जो लगातार सर उसके फेवर की बात करती रही है। विचाराधीन है, आप पार्टी भी नहीं है, तो उसको आप मैनिफेस्टो में लाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ये आपका नजरिया है सर, देश की जनता का नजरिया क्या है और वो अलग नजर आता है। चैलेंज किया था कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। राजीव रंजन जी, मुझे इतना बता दीजिए, अगर अब तक कोई संयोजक बन गया होता, नीतीश कुमार को अगर संयोजक बना दिया गया होता, तो क्या आज भी इंडिया गठबंधन का यही हाल होता सर, या फिर कुछ तेजी होती? अभी तक कुछ सीट शेयरिंग को लेकर क्लैरिटी होती? बिहार में तो और अरुणाचल में तो देखिए नीतीश कुमार तो झटझट 2 उम्मीदवारों के नाम का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन के कन्वीनरशिप पर मैं अपनी प्रतिक्रिया सुरक्षित रखना चाहूंगा। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इंडिया अलायंस को एक मजबूत चुनौती का सामना करना है, और जन अपेक्षाएं हैं कि एनडीए को तख्ता से नीचे उतारना है। हमारे पास मुद्दे हैं। 195 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में देश डूब गया है। नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के पहले के पूर्व के हिंदुस्तान पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इन्हें आईएमएफ की ओर से चेतावनी भी दी गई है। दूसरी तरफ ये बार बार आपने भी कहा कि राम मंदिर तो इनके मैनिफेस्टो में था, 2 करोड़ नौकरियां भी मैनिफेस्टो में थी। 140 करोड़ लोगों के जो सरोकार हैं वो 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में जाएगा, ये इनका वायदा था। नौकरी सबको मिलेगी, ये वायदा था। महंगाई को जिस तरह से सिलेंडर सर पर रख करके ये कफन बांध करके निकल आते थे, लोगों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए। जहां इन्होंने दिए सिलेंडर्स वो भी नहीं भराने की स्थिति में लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए असफलताएं इनके पास काफी हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से हमें लड़ना होगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सर, जो आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि इनके यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं इनके यहाँ सर, ज्यादा जरूरत, बहुत अच्छी बात कही। नहीं, आपने इनके कहा ज्यादा कि जरूरी इसलिए हमें बेहतर तरीके से लड़ना होगा। सर दरअसल बस मैं केवल 30 सेकंड, टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर आप ये तमाम मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन वक्त कहाँ है? इन मुद्दों को कब ज्वाइंट तरीके से वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बना लेते और अब तक इनको जमीन पर उतार रहे होते, जनता के बीच लेकर जा रहे होते सर, तो मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना पड़ता।
और आपके पास भी ज्यादा इनसे वक्त होता है पूछिए ना जनता कि तक संजय मुद्दे निषाद, पहुंचाने का। रोमाना क्योंकि वो जी, अपने मुद्दे संजय जो मुद्दे निषाद उनको ने फायदे देने वाले हैं सर, वो भगवान जनता श्री के राम बीच के पहुंचा बारे रहे में क्या हैं। कहा? उनको जो मुद्दा जनता संजय के बीच निषाद पहुंचाना ने है वो भगवान उसको श्री राम पहुंचा के रहे लिए हैं, क्या लेकिन कहा? यहाँ पर पिछड़ते हुए नहीं, आप नजर आ रोमाना रहे हैं। जी, और अगर इंडिया ये गठबंधन के सवाल नेताओं से सवाल पूछ लिया जाए तो फिर वो मीडिया नहीं, को हम लोग निशाने पर लेने बिल्कुल नहीं लगते हैं। ये पिछड़ रहे नया हैं, चलन रोमाना सर जी। आप लोगों ने शुरू कर दिया है। फैसला जनता ठीक है, करेगी, ठीक है सर, आप नहीं ठीक है। करेंगी। मैं विजय जी के रोमाना पास जी, चल रही हूँ। विजय जी, इलेक्ट्रॉनिक क्या इंडिया मीडिया गठबंधन फैसला के नहीं लोगों करेगी, को कौन आगे कौन पीछे। आत्मंथन नहीं करना हम लोग चाहिए बिल्कुल आगे कि वो हैं। कहां पर हैं, कहां और पर ये नहीं है, कितना समय मैंने बाकी क्या है? कहा? विजय जी, रोमाना जी, सर एक सेकंड, विजय जी को सुन लीजिए प्लीज। विजय जी, रोमाना जी देखिए, सब विद्वान लोग हैं, आलोक जी बैठे हुए हैं, राजीव रंजन जी बैठे हैं, और सभी लोग विद्वान लोग हैं। हमारी सलाह की जरूरत नहीं है कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर समझ लेनी चाहिए जो मुझे लगता है, हो सकता है इस पर भी आपत्ति हो, कि इंडिया गठबंधन का या विपक्षी दलों की जो लड़ाई है ना, मूल लड़ाई, यदि लड़ाई नहीं करे तो मूल लड़ाई मीडिया से नहीं, एनडीए से है। सही बात। अब आप हर दिन ये रोमाना जी यदि इंडिया गठबंधन पर चर्चा करें तो इस पर आपत्ति होगी, और यदि आप 22 जनवरी तक राम मंदिर पर चर्चा करते तो कहते कि आपको तो इंडिया गठबंधन दिखता नहीं है। तो आपको जब तक डायग्नोस नहीं कर रहे कि आपकी परेशानी क्या है, आपको किससे लड़ना है, तो फिर वो लड़ाई जीतने के लिए कहाँ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत अच्छा मुद्दा राजीव जी जैसे विद्वान लोग, आलोक जी जैसे विद्वान लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई एनडीए ने सिलेंडर का मुद्दा उठाया था, स्मृति जी की पिक्चर चलाते थे, तो आज जितने लोग बैठे हैं यहाँ आते ही नहीं रोमाना जी के पास, कहते हमें फुर्सत नहीं है, हम ये सारी फोटो जो है सिलेंडर के साथ देश भर में चला रहे हैं। आपने देखी कोई फोटो, कोई लड़ाई देखिए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कितने 2 करोड़ विपक्ष के सारे नेता मिलके और कार्यकर्ता मिलके, क्या 2 करोड़ लोग देश में हैं जो खड़े हो जाते हैं कि देखिए ये बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं, इसमें किसी ने मना किया है? समय इतना ही है मेरे पास। वाकई में जो बात यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं, समझना होगा ये तमाम राजनेताओं को, खासतौर से उनको जिनका ये शगल बन गया है कि साहब जब डिबेट में आते हैं तो मीडिया पर ही निशाना साधने लगते हैं कि अच्छा इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं कर रही है आप लोग को, तो हम ही पर निशाना साधना है कि जब आप एक उंगली मेरी तरफ उठा रहे हैं ना, तो भाई साहब 3-4 बाकी जो है आपके हाथ में उंगलियां, अंगूठा सब आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए।